जय हिंद। एक वीडियो में हम आपको बताए थे कि भारत के पास जो स्की जंप एयरक्राफ्ट है उससे हम अपने हॉकाई जैसे अवॉक्स विमान को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, जबकि भारत को बहुत सख्त ही ज़रूरत है हॉकाई विमान को। भारत सरकार के पास जो पुराने एवॉक्स विमान है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है उसका नाम है नेत्र। इस नेत्र विमान की दो खराबी है। पहला कि जो इसके ऊपर रडार लगाया गया है ये महज 240 डिग्री देख सकता है, यानी इसका रडार या तो उस साइड देख सकता है या तो इस साइड देख सकता है, पीछे के एरिया में नहीं देख सकता है और आगे नहीं देख सकता है, जिस वजह से इसके डायरेक्शन को हमें बदलना पड़ता है और सामने से अगर कोई एयरक्राफ्ट आ जाएगा तो ये उसे पकड़ नहीं पाएगा। दूसरी खराबी ये जो है ये सी बैंड को यूज करता है, जबकि आजकल जितने भी मॉडर्न जो रडार आ गए हैं वो सब के सब एल बैंड को यूज कर रहे हैं। अब ये सी बैंड एल बैंड क्या है इसको अभी समझाएंगे। दूसरा, इसमें जो टीआर मॉड्यूल है वो भी कम है। इन सब टेक्निकल चीज़ों को समझिए आगे। तो भारत सरकार को एक ऐसा रडार चाहिए था जो 360 डिग्री देख सकता था और उसको जिस जहाज के ऊपर माउंट करना था यानी फिट करना था वो जहाज भी हैवी रहना चाहिए ताकि दूर तक एरिया में फ्लाई कर सके हर वेदर कंडीशन में। अब कई जहाज है जो लद्दाख, दौलत बेग, ओल्टी और अरुणाचल प्रदेश एरिया में नहीं जा सकते हैं, तो इस कंडीशन को फिट करने के लिए भारत का IL-76 जहाज अवेलेबल था। रसिया इस जहाज को बनाता है, रसिया देने के लिए भी तैयार था। अब इसके ऊपर रडार लगाने के लिए हम लोगों ने फाल्कन रडार को चुना था। ये जो फाल्कन रडार है ये फाल्कन रडार इजराइल से आया हुआ है। अब ये जहाज जो है वो रूस का है और रडार जो है वो इजराइल का है। अब ये 360 डिग्री तक देख सकता है। देखिए पहले क्या था कि ये घूमते रहते थे ऊपर, लेकिन घूमने से जहाज का बैलेंस बिगड़ जाता था। एक बार 1990 के दशक में एक विमान दुर्घटना हो गया, तब वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि इसको घुमाने के बदले इसके ऊपर 4 ठो रडार फिट कर देते हैं। जैसे ये गोल है ना, तो एक रडार इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब क्या है ये घूमता नहीं है बल्कि चारों डायरेक्शन में अपना वेब छोड़ते रहता है, पकड़ लेता है किसी भी चीज़ों को। तो अभी जो भारत के पास है वो बहुत ही खतरनाक रडार जो सिस्टम आ गया है एवॉक्स विमान, जो IL-76 जहाज के ऊपर इजरायली मेड फाल्कन रडार को फिट किया गया है। देखिए जो ग्राउंड रडार होते हैं ना, इनकी एक खराबी क्या होती है, ग्राउंड रडार तो दूर तक जा नहीं पाते हैं। पहला कि भाई इनके कई ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स होते हैं, अगर सामने से कोई नहीं है तो ये आराम से किसी चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है चाइना बॉर्डर पे स्पेशली पूरे बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं। अब आप बताइए, आप पहाड़ इधर खड़ा कर दिया, यहाँ से आप ग्राउंड रडार से पकड़ते रह जाएंगे, उधर क्या हो रहा है आपको नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि अपने रडार को इस पहाड़ से ज़्यादा ऊपर पे ठीक कीजिए। तो कौन सी लाठी में कोच कैसे ठीक करिएगा रडारवा को, तो इसके लिए जहाज चाहिए ना। तो हैवी लिफ्ट जहाज को ऊपर ले जाएंगे तो वो झांक लेगा ऊपर ही, कौन सी करते रहे। इस ग्राउंड रडार की एक और खराबी क्या है, आपको पता है कि पृथ्वी गोल है। भाई साहब ना पृथ्वी गोल है ना चपटी है, पता नहीं कौन बोल दिया पृथ्वी गोल है। हम इसको किसी नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, पृथ्वी गोल नहीं है। तो यहाँ देखिए, और ना ही चपटी है भाई साहब, हम पृथ्वी चपटा भी नहीं कहते, वो पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में तब आपको समझ में आ जाएगा, आराम से समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए पृथ्वी जो है ये इस शेप में है, लगभग गोल में। अब यहाँ पे अगर आप रडार सेट कर देते हैं ये वाला यहाँ पर रडार, तो इसका क्या है कि पृथ्वी एक घुमावदार है इस तरह से। अब ये घुमावदार होने की वजह से अगर आपने कहीं टॉप पर रडार लगा दिया तो ये तो वेव ऐसे छोड़ देगा और जो जहाज यहाँ है उसको पकड़ेगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको एक उड़ता हुआ रडार चाहिए, जिस वजह से हमें एवॉक्स विमान की जरूरत पड़ती है। एवॉक्स विमान को क्या कहते हैं, एयरबॉर्न एंड कंट्रोल सिस्टम। ये क्या होता है, एयरबॉर्न मतलब जहाज हवा में अगर कुछ भी चीज़ होता है तो उसको ये भांप लेता है और अपने कंट्रोल सिस्टम को ये मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। अब ये जो रडार काम करते हैं अभी बेसिकली वो किस तरह से हो गए हैं, ये ट्रांसमिट एंड रिसीव सिस्टम पे काम हो गए। इसी को हम कहते हैं टीआर मॉड्यूल। ये छोटे छोटे होते हैं सर, देखिए ये रडार के आगे किसी भी रडार में अगर आप देखेंगे तो आजकल टीआर मॉड्यूल का ही प्रयोग होता है। ये छोटे छोटे आपको गोल गोल दिखते होंगे। इसी को हम लोग यही क्या करते हैं, सिग्नल को इसे छोड़ते हैं, टकरा के आता है तो रिसीव कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं टीआर मॉड्यूल। हर जहाज में आगे लगा रहता है। जो लड़ाकू जहाज होते हैं उसका जो थुथुर देखेंगे ना, तो थुथुरुआ में इसी को सेट किए रहते हैं सब। और ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये थुथुर खोल दिया इसका, यही रडार है। ये रडार हो जाता है थुथुर में, तो आगे जहाज का जो थुथुर दिखता है वो खोखला होता है। यहाँ भी देखिए ना खोखला है ये, और उसके अंदर ये रडार फिट है। और यही रडारवा जो है ना अंदरवा ऊपर नीचे होते रहता है। नीचे देखना रहता है तो अंदरवे से मुँह नीचे कर देगा, देखेगा ओहो नीचे गाड़ी जा रही है, मार बम मार यहाँ पे, और ऊपर दाहिने बाएं अंदरवे होते रहता है ये रडार। लेकिन ये भी क्या है कि एकदम आगे देख सकता है, ये पीछे तो देख नहीं सकता है। अब इस टीआर मॉड्यूल की जगह पे एक सिंगल रडार नहीं लगाया गया। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया, अगर हम सिंगल रडार लगाते तो दाहिने जाता तो दाहिने देखता, बाएं तो बाएं, एक ही ओर देख सकता था जिधर जाएगा। तो छोटा छोटा कई रडार को लगाने से क्या फ़ायदा होता है, अगर मान लीजिए कोई जहाज है, 2 ठो जहाज इधर से आ रहा है, 2 ठो इधर से आ रहा है, अब पीछे से आपको मार रहे हैं सब, तो आप क्या कीजिएगा,
इधर के 10 TR मॉड्यूल को कहिएगा भाई साहब ओकरा पे निशाना लगाओ, और इधर वाले को कहिएगा तो इधर को निशाना लगाओ, और अपने मिसाइल को कह दीजिएगा भाई रडार तुमको जिधर बताता है उधर जाओ, अब बाकी रडार को कहिएगा तू सीधे देख। तो पायलट को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। ये वाला इतने दूर का 10-15 TR मॉड्यूल कहेंगे से चल मिसाइल, हाँ दाहिने घूम बाएं मार 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 मार, तो ये उसको पहुंचा देगा, ये वाला उसको पहुंचा देगा। तो समझ रहे हैं ना कि TR मॉड्यूल लगा देने से अब पायलट के ऊपर झंझट खत्म है। नहीं तो पायलट वो खोज मारता था, हाँ इधर गया इधर, अब नहीं, अब रडार में पकड़ लेता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं और एक साथ मल्टीपल टारगेट को कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके जो जहाज है, जो एवॉक्स सिस्टम है या रडार है, उसमें कितनी संख्या में TR मॉड्यूल लगाए। पता चला 5 गो ऐसे ऐसे टिकुली ऐसे लगा दिए, ले TR मॉड्यूल घूमते रहिए, बैलगाड़ी चला रहे हैं उसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा TR मॉड्यूल होना चाहिए। अब हमारा जो एवॉक्स सिस्टम है उसमें कितना TR मॉड्यूल है ये भी समझना पड़ेगा। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है वो फ्रीक्वेंसी भी अच्छी होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी आप जैसे हम आपको टेलीकॉम पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम क्या होता है, और KU बैंड, C बैंड और S बैंड क्या होते हैं, सब वहाँ हम डिटेल बताएंगे। आप देखे होंगे कि पहले किसी मोबाइल कंपनियों का आवाज़ फंसता था, अब नहीं फंसता है। तो अभी बेसिकली जो है वो ज़्यादा एक S बैंड यूज होता है, C बैंड यूज होता है, L बैंड यूज होता है। ये एकदम में घटिया है, ये मीडियम लेवल है, सबसे अच्छा होता है L बैंड। तो जो रडार होता है, जो TR मॉड्यूल होता है, अगर वो L बैंड की फ्रीक्वेंसी छोड़ता है ना, तो ये ससुरा जमीन के अंदर कोई चीज़ छुपा रहेगा ना तो हम बता देगा कि अंदर छुपा हुआ है। इसका मतलब इस L बैंड से छुपना मुश्किल है, C बैंड से आप छुप सकते हैं। तो किसी भी रडार में क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में TR मॉड्यूल होना चाहिए, और उस TR मॉड्यूल द्वारा छोड़ा गया जो फ्रीक्वेंसी है वो L बैंड पर होना चाहिए। अब यहाँ आप समझिए, यहाँ 2 जहाज है, एक जहाज यहाँ दिख रहा है आपको, एक जहाज यहाँ दिख रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, इसका एरिया ये ब्लू वाला है, इतना ज़्यादा एरिया को ये कवर कर रहा है, जबकि जहाज साइज में ये भी उतना ही बड़ा है, लेकिन ये इतने छोटा एरिया को कवर कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो कम TR मॉड्यूल है, कम है, इसलिए डायरेक्शन चौड़ा नहीं है और दूर तक नहीं गया, ससुरा यहीं तक खत्म हो गया। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी तगड़ी नहीं थी। इसका मतलब इसके अंदर TR मॉड्यूल कम थे और ये L बैंड ना यूज करके C बैंड यूज कर रहा होगा। जबकि इसमें देखिएगा इसका एरिया भी बहुत चौड़ा है, इसका मतलब इसमें TR मॉड्यूल ज़्यादा थे। साथ ही साथ ये बहुत आगे तक ये रिसर्च कर ले रहा है, तो इसका मतलब इसमें बैंड जो थे वो बहुत अच्छे थे। तो आप बताइए कौन सा आज के समय रडार लेना चाहिए जिसमें हैवी TR मॉड्यूल हो और साथ ही साथ उसमें L बैंड हो, कोच के निकालेगा ससुर, जमीन के अंदर घुसे रहेंगे ना तो वापस निकाल लेगा कहाँ पे छुपे हैं। तो भारत जो बना रहा है, जो फाल्कन रडार खरीद रहा है, एवॉक्स सिस्टम, आप समझ रहे हैं ऊपर वाला एवॉक्स है, नीचे वाला क्या चीज़ है, ये तो उसका प्लेटफॉर्म है IL-70। इसमें जो TR मॉड्यूल लगाया गया इसमें, ये TR मॉड्यूल की संख्या 1250 है। अब लो ससुरा तुम घूमो, पूरा एरिया में खोज देगा कहाँ क्या है, 1250 है। साथ ही साथ इसमें जो बैंड दिया गया है वो L बैंड की फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब तुम कहीं भी रहोगे, जंगल के अंदर अगर कब्रिस्तान खोद के अंदर घुसे हो ना तो बता देगा ओहो अंदर छुपा है, यहाँ पे निकालो इसको, तो बच नहीं सकते हो। एंगल आप जानते हैं कि 360 डिग्री है। अब निशाना नहीं लगाना पड़ेगा जहाज के पायलट को, ले ले मार मार मार। हम राफेल का जो जहाज बताए थे आपको उसमें दिखाए थे कैसे निशाना लगाना पड़ रहा था। तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा। सबसे बेहतरीन तो होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट तो पूरा पृथ्वी को ही देख लेते हैं, सो कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि इस सैटेलाइट से आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। मान लीजिए हेलीकॉप्टर लेकर उड़ रहा है, डायरेक्ट सैटेलाइट वो आपको नहीं बताएगा, वो ना ही जहाज को बताता है। तो ये इसके लिए क्या करना चाहिए, मान लीजिए हमारे यहाँ 10 ठो जहाज उड़ रहे हैं सब, तो ये जहाज या हेलीकॉप्टर है, ये उड़ रहे हैं सब, तो इनको यहाँ कोई दुश्मन है तो सबसे पहले उसको कौन देखेगा, सैटेलाइट देख लेगा। अब ये सैटेलाइट बताएगा किसको, तो इसी के लिए एवॉक्स यहाँ काम आ जाता है। मान लीजिए हमारा यहाँ एवॉक्स विमान लगा हुआ है, तो ये सैटेलाइट सबसे पहले बता देगा एवॉक्स विमान को कि रे पकड़वा उधर मत जाना, उधर दुश्मन का मिसाइल उसाइल तैनात है। तो ये कहेगा नहीं जाना है, तुरंत कहेगा रे पकड़वा वापस आ, भाग 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 भाग, उधर मिसाइल है, भागो भागो भागो, तो इधर आ जाएंगे। इन लोग को यहाँ से कह देगा कि तुम भाग जाओ, और ये एवॉक्स क्या कहेगा, बेस स्टेशन को कहेगा कि उधर दुश्मन का बहुत बड़ा एरिया है, हमला करो वहां पर। तो ये क्या करेगा, यहाँ से मिसाइल छोड़ के धड़ाधड़ मारेगा। ये एरिया जब तबाह हो जाएगा तो सैटेलाइट एवॉक्स को बचाएगा, बता देगा कि हाँ हाँ एरिया खत्म है, तब कहेगा ये सबको कि हाँ हाँ चलो चलो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि एवॉक्स कितना जरूरी है।
ये कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एवॉक्स, क्योंकि सैटेलाइट जो है निगरानी तो रख लेते हैं लेकिन ये मैसेज दे देते हैं एवॉक्स को, और एवॉक्स आराम से किसी भी हेलीकॉप्टर, फाइटर, एयरक्राफ्ट या ग्राउंड स्टेशन सबसे जुड़ जाता है और पूरी अच्छे से कोऑर्डिनेट करके आपस में बहुत बेहतरीन ढंग से स्ट्रेटजी बनाकर हमला कर देता है। भारत जो है वो अपना खुद का भी एक रडार सिस्टम बना रहा है, वो रडार बना लिया है। इसे एवॉक्स कब होगा, जब किसी जहाज के ऊपर माउंट कर देगा, तब फिट कर देगा तो हो जाएगा। तो रडार हमारा बन के तैयार है, और एयरबस कंपनी जो फ्रांस की है उससे हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है कि तुम जहाज भेजो, जैसे जहाज भेजेगा उस पर हम लोग फिट करके कस देंगे, हमारा हो जाएगा। और हम लोग का जो है वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि उसमें टीआर मॉड्यूल भी बहुत ज़्यादा है और 360 डिग्री देख लेगा, और एल बैंड का भी यूज किया जाएगा। लेकिन अच्छा क्यों है समझिए, ये जो एवॉक्स विमान है इन्हें पेट्रोल घट जाता था, एक्चुअली एवॉक्स बहुत दूर तक जाते हैं, पेट्रोल घट जाता था, तो इसमें पेट्रोल भरने के लिए मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए एक दूसरा जहाज भेजा जाता था जो इसमें रिफिलिंग करके आता था। तो भारत के वैज्ञानिकों ने सोचा कि सिर्फ एक काम करते हैं, एवॉक्स भी दूर तक जाता है और ये जो पेट्रोल भरने वाले होते हैं ये भी दूर तक जाते हैं, तो हमको किसी भी दूर एरिया में ऑपरेशन करने के लिए, हमला करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत है, एक एवॉक्स रहना चाहिए और दूसरा मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए फ्यूल टैंक होना चाहिए। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया क्यों ना ससुरा दोनों एक के चीज़ पे सेट कर देते हैं। तो भारत ने एयरबस कंपनी को कहा है कि तुम जो जहाजिया देना ना, अंदर सीट उठ नहीं देना, कम में सीट देना, आधे दूर में इतना सीट रहेगा, पीछे टंकी बना देना, उसमें फ्यूल भरा रहेगा और ऊपर हम रडार फिट कर लेंगे। तो देखिए भारत ने कितना ज़बरदस्त काम कर दिया कि आम के आम गुठलियों के दाम, उसको इतना बड़का जहाज में, ये एवॉक्स में क्या जरूरत है, एवॉक्स में 15-20 आदमी रहबे करते हैं, तो 15-20 आदमी तो थोड़े समय हट जाएंगे, वो 200 कैपेसिटी का जहाज खाली रखने से क्या फायदा है। तो वहाँ फ्यूल भी ले जा सकते हैं हम लोग, एक नंबर काम हो गया। क्योंकि अब क्या होगा कि हमारे जितने जहाज हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग भेज देंगे, उनको फ्यूल घटा तभी आ जाइए इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो लोग इसी एवॉक्स के ही 100-200 किलोमीटर के एरिया में ही रहते हैं लोग। अब कई लड़का कमेंट करके क्या कर रहा है कि सर आप एक वीडियो बनाए थे ना हॉकाई वाला, उसमें आप कहते कि भारत सरकार को जल्दी से जल्दी एवॉक्स लेना चाहिए, सरकार आपकी बात सुन ली और एवॉक्स ले लिया। भाई भगवान करे कि सुन लिया रहता, उसी हिसाब से ले ले भाई, किसी के कहने पे लो ना, काम हो गया ना हिंदुस्तान का। तो आप इस चीज़ को समझे, लेकिन इसमें एक चीज़ गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, ध्यान से समझिए। चाइना के पास छोटे बड़े मिला के देखिए, ये छोटे एवॉक्स होते हैं जो 240 डिग्री देख सकते हैं, ये बड़े वाले होते हैं 360 डिग्री, ये वाले एवॉक्स देख सकते हैं। तो चाइना के पास ऐसे 30 एवॉक्स हैं, तो चाइना के पास प्रॉपर संख्या में ये एवॉक्स है और चाइना ने खुद बनाया है, और चाइना कुछ पाकिस्तान को भी दिया है। पाकिस्तान के पास 8 ऐसे एवॉक्स हैं, छोटे बड़े मिला के, चाइना के पास 30, और इंडिया के पास अभी वर्तमान समय में केवल 5 है, अवेलेबल 5 है। इसमें भी 3 ठो फाल्कन है जो 360 डिग्री देख सकता है, ये वाला 3 ठो है और ये वाला 2 ठो है। सोचिए हम लोग पाकिस्तान से भी पीछे हैं, और अभी जो 2 ठो खरीद के आ रहा है ना, रिक्वायरमेंट जो इमरजेंसी में दिया गया है, तो 2 ठो और जोड़ दीजिएगा, 5, 2, 7, तो भारत के पास कितना हो जाएगा, 7। तो इजराइल बना के देगा, उसमें भी आने में 1-2 साल लग ही जाएंगे सब यहाँ पे। तो सोचिए अगर हम लोग जल्दी किए हैं तो भी पाकिस्तान से एक वाले में पीछे हैं। तो हमारे यहाँ रक्षा खरीद की जो व्यवस्था है और या फिर डेवलपमेंट वाला चीज़ है काफ़ी धीमा है, हमको समझ में नहीं आता क्यों इतना धीमा है। इसमें मोदी जी को क्या करना चाहिए, प्राइवेट कंपनियों को टेंडर देना चाहिए। इसको प्राइवेटाइजेशन में अगर ठोक देते हैं तो प्राइवेट कंपनियां जी जान लगा देती है, जो एवॉक्स को ना और डेवलप कर देती सब यहाँ पे पूरी तरह से और डेवलप, क्योंकि सरकारी चीज़ ना उतना अच्छा से डेवलप नहीं होता है। आप देखिए हीरो होंडा दोनों अलग अलग, पहले एक में थे सब, हीरो अलग हुआ होंडा अलग हुआ। हीरो का आप बोल रहे हो वैसे ही चल रहा है, वही स्प्लेंडर चलोगे चलो, वही पैशन प्रो लेके घूमो यहीं पर, जबकि होंडा को देखिए हर साल ससुरा नया मॉडल निकल रहा है, सरकारी है, वहीं पर पड़ा हुआ है। तो इसमें जो रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उससे रोजगार जो है बच्चों का वो कम होगा। अगर इसको प्राइवेट कर देंगे तो गारंटेड कहते हैं कि चाइना से हम लोग आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने प्राइवेट कर दिया, देखा कि नासा का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो रहा है, उलान मुस्क को दे दिया स्पेस एक्स। आपको पता है पूरी दुनिया में जितना भी स्पेस प्रोग्राम है आने वाले 2 साल में उसका 60% अकेले उलान मुस्क की कंपनी स्पेस एक्स कर देगी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट है। आप किसी भी चीज को देखिए जो आगे गया है वो प्राइवेट है। इसरो जो है पूरे इंटरनेशनल स्पेस में उसका जो वर्तमान में टेंडर मतलब उसकी शेयरिंग है, जो इनकम जनरेट करता है वो 0.8% करता है, यानी 1% हम लोग कर पाते हैं, और उसी को प्राइवेट में कर दीजिए। अब क्या मतलब है कि सरकारी अंतरिक्ष में जा रहा है, प्राइवेट भी जाओगे सब वहाँ पे। तो ये सब डिफेंस वाले चीज को ज़्यादा करना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट इसमें काफ़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दुश्मन हैं हमारे देश के 80% लोग जो हैं, या फिर टेंडेंसी बन गई कि पाकिस्तान दुश्मन है। अरे भाई साहब ये क्या कर लेगा, इसको
कुछ नहीं है। मेन ये है, ये इसको इन्वॉल्व करता है भारत के साथ। अब खुद सोचिए, ये एवॉक्स इसको दे रखा है, और बालाकोट में जो हमारे इस एयर स्ट्राइक हुआ, हमारा MiG 21 जो गिर गया, ये अभिनंदन जी जो पायलट थे, वो क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वाला एवॉक्स था, ये अच्छे से देख नहीं पाया, जबकि उसी एयर स्ट्राइक के समय पाकिस्तान के साइड में ये 360 डिग्री वाला एवॉक्स था, इसने देख लिया कि आ रहा है, और हमारे पायलट को पता नहीं चला, बाद में पता चला। पहले पता चल गया तो धो के आ जाते, और बढ़िया से धोते हम लोग। तो ऐसा तो है कि बढ़िया से नहीं दे, लेकिन एक मौका और बढ़िया से मिल जाता। तो उसकी कमी को देखते हुए हम लोग ने सुधरे हैं तो 7 को लेके आए, जबकि वर्तमान में जो भारत सरकार को जरूरत है वो 25 से 30 एयरक्राफ्ट की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास नीचे समुद्र वाला भी एरिया है, वहां भी निगरानी करना है। तो इस सब पे हमको लगता है कि भारत सरकार भी जगेगी और जल्दी से जल्दी एक्शन लेगी, ताकि हम अपने दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।